ये बताएं, जब बात करते हैं आपकी फ़ैमिली की, तो कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा वाक़या भी हो आपकी ज़िंदगी में जो कि दिल को हिला देने वाला है और आपके लिए बहुत बड़ा वाक़या था, ट्रॉमेटाइज़्ड हो गई थी आप उसके बाद? जी बिल्कुल। मेरे जब वालिद की डेथ हुई, मेरे वालिद का ना शुरू से ही बहुत अच्छा एक कंट्रोल और सपोर्ट सिस्टम था फैमिली को लेके, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो जब ज़िम्मेदारियाँ बड़े भाइयों पे आ जाती हैं तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उनका रवैया भी वालिद जैसा ही हो। उनका माशरे को देखने का, माशरे को डील करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। और इसी तरह एक वाक़ये ने कुछ आसपास के लोगों ने, हमारे नेबरहुड के लोगों ने और भाई के कुछ फ्रेंड्स ने कुछ ऐसे सवालात कर दिए मेरे भाई से कि वो उनको तो शायद जवाब ना दे सका, बट वो एग्रेशन जो है उसका आके मेरे ऊपर उतर गया और उसने मुझसे बगैर किसी सवाल के मुझे पकड़ के तो मुझे हिट किया तो मेरे यहाँ पे चोट लगी और ब्लीडिंग हुई। और मुझे आज भी याद है, काफ़ी देर के बाद रियलाइज़ किया गया कि अच्छा जी हॉस्पिटल जाके यहाँ पे कुछ लगवाना भी है। और उस इंसिडेंट ने मुझे ये रियलाइज़ करवा दिया कि किसी भी वक्त आपके घर में कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि ख़ुद को इतना इकोनॉमिकली एम्पावर कर दो कि अगर अलग रहना पड़े इसी ऐशो आराम के साथ तो रह सकूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं चीज़ों को एक्सपैंड करूँगी, मज़ीद मेहनत करूँगी, अच्छी जॉब्स करूँगी, अच्छा काम करूँगी और मैंने करना शुरू कर दिया। हम अक्सर कहते हैं कि जी इस्लाम में स्पेसेस अवेलेबल नहीं हैं और सब कुछ, बट मैं बताना चाहूँगी कि मेरा भाई जो है मुझे पकड़ के लेके गया एक बुज़ुर्ग के पास जो कि मेरे अब्बू के पीर मुर्शिद थे, ठीक है। और उनके साहबज़ादे ने मेरी सुनी और जब मेरी सुनी तो उन्होंने सिर्फ़ एक बात कही और मैंने उनको जब एक बात कही ना कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, ठीक है ना, मेरा जो ज़ाहिरी है मैं वही प्रेजेंट कर रही हूँ और ये आप सबको नज़र आ रहा है, मैं एक्टिंग करके मुनाफ़िकत नहीं कर सकती, ठीक है। तो उन्होंने मुझे मेरे सर पे प्यार दिया और मेरे बड़े भाई को कहा ये कुदरत है और तुम कुदरत को नहीं बदल सकते, मत खेलो इस चीज़ के साथ, ठीक है। उसके बाद टॉलरेंस तो आ गई घर में, ठीक है, बर्दाश्त तो आ गई, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आई भाइयों के लेवल के ऊपर। बाकी फैमिली ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, बट बीच में मुझे कोई ऑलमोस्ट 1 साल के लिए घर छोड़ना पड़ा क्योंकि माहौल इतना ख़राब हो चुका था कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। और वो मेरा चूज़न फ़ैसला था कि मैं घर को छोड़ूंगी और कुछ बन के वापस आऊँगी। और जब मैं कुछ बन गई और चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हो गई तो मुझे ख़ुद घर से कॉल आई कि आ जाओ वापस। और फिर मैं घर गई, अब मुझे 4 साल हो गए मैं अपने घर वालों के साथ रहती हूँ। हैप्पीली यू आर लिविंग विद योर फैमिली, सो दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। जब हम बात करते हैं ख्वाजा सरा सोसाइटी की, तो मैं जानना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ख्वाजा सरा किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगी कि मुझे ये बताएं कि मूरत का कॉन्सेप्ट क्या है, इस हवाले से बताइए। अच्छा, मूरत का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन। मूरत मतलब मर्द एंड औरत, तो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन। उस मर्द और औरत के वर्ड को जब कंबाइन किया गया तो वो मूरत का वर्ड बना, ठीक है। और इसकी हमें हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है कि जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आए थे, ठीक है, और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ने इस कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज किया था, तो एक झुंड की फॉर्म में कम्युनिटी ने निकल के अपना ही स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाया था और स्ट्रक्चरल सिस्टम को नाम दे दिया था साउथ एशियन कंट्रीज़ में इसको एक कल्चरल आइडेंटिटी का नाम दे दिया गया था। इंडिया और बांग्लादेश में इसको हिजरा कल्चर कहते हैं, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इसको ख्वाजा सरा कल्चर कहते हैं। और ये एक कल्चरल शनाख्त थी। इस शनाख्त में होता क्या था, इस शनाख्त में एक सेम फैमिली स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाया गया था जैसे हमारा नॉर्मल फैमिली सिस्टम है। गुरु चेला, फिर गुरु की बहन और चेले की माँ, इसी तरह का सिस्टम बनाया गया था। उसका एक प्रॉपर एक तरीक़ेकार होता है। उस तरीक़ेकार में छोटी सी रस्म होती है। उस रस्म में क्या होता है कि जो चेला होता है वो ख़ुद से चूज़ करता है कि वो कौन से गुरु के अंडर आना चाहता है। तो उसके ऊपर एक छोटी सी रस्म में वो एक चटाई की रस्म है वो दी जाती है। उस चटाई की रस्म में क्या होता फिर है गुरु वो चंद पैसे होते हैं, ठीक है। दैट इज़ इनिशियली तो उसकी कॉस्ट बहुत कम थी, अब आजकल 550 हो चुकी है, ठीक है। वो रस्म दी जाती है, ठीक है। और उस कॉस्ट को जो है गुरु एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके फिर सर पे प्यार देते हैं और वो उस तरह उस कल्चर सिस्टम में वो चेला एंटर हो जाता है और वो गुरु को एज अ बाप के तौर पे जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं। यानी गुरु आपका हेड होते हैं और चेले जो होते हैं वो जो उनको फॉलो कर रहे होते हैं।
ठीक ठीक ठीक। तो आपके भी गुरु हैं? जी मेरे भी गुरु हैं, मेरे भी चेले हैं। अच्छा, आपके चेले भी हैं, तो यानी कि आप भी गुरु हैं किसी हाँ। की। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो गुरु होने के लिए आपको उम्र रसीदा होने की ज़रूरत अच्छा, है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी हाँ, मैटर करता है? तजर्बा और साथ में हुनर। असल में दिस इज़ द एक चूज़न वो है आपकी आपका एक चूज़न फ़ैसला है, ठीक है ना, कि अगर लोगों के लिए मैं बेस्ट प्रैक्टिस बन गई हूँ या रोल मॉडल बन गई हूँ, तो लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं कम्युनिटी से कि जी हमें अपना चेला बनाएं और हमें भी पढ़ाएं, लिखाएं, सिखाएं, बताएं कि हमने भी इस माशरे को एज आपको रीच आउट किया गया? यस, तो ये बताएं, बहुत सारे लोग मेरे इस वक्त चेले हैं। दैट्स वंडरफुल। मुझे ये बताइए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आपके यहाँ सुना जाता है कि जो लड़ाइयाँ हैं आपस में वो भी ताली बजा के होती है, तो ताली का कॉन्सेप्ट क्या आखिर? अच्छा, ताली का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत सिंपल है। दैट इज़ द काइंड ऑफ रिकग्निशन, ठीक है, कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है रिकग्नाइज़ करने का। जब ट्राइब एक्ट आया था उसके बाद ये झुंड की सूरत में जब ये लोग सामने आए थे तो इन्होंने टोली बधाई सिस्टम को शुरू किया था, ठीक है ना। और टोली बधाई सिस्टम में ताली का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उसको इंट्रोड्यूस किया था एक आइडेंटिटी के तौर पे। असल में ताली उससे पहले की मौजूद थी, ठीक है, लेकिन उसको रिकग्निशन उस वक्त मिली, ठीक है, जब इन्होंने उसको एक आइडेंटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट किया। अब वो आइडेंटिटी जो है, वो आइडेंटिटी आपकी चटाइयों में, चटाई मतलब कि अगर कोई गुरु चेला की कोई चटाई हो रही है कोई उसमें, या अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उसमें भी बजाई जाती है। उसको बजाने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप चीज़ों को लाउड कर रहे हैं या आप कुछ इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि आप रिकग्नाइज़ करवा रहे हैं कि जी मैं ख्वाजा सरा कल्चर से बिलोंग करता या करती हूँ, ठीक है, मैं इसीलिए इस लड़ाई में बैठी हूँ या मैं इसीलिए इस हक पे बात कर रही हूँ, इस फैसले पे बात एक सिग्नल होता है, इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी या सिग्नेचर कह सकते हैं। yes. तो आप मुझे करके दिखाएंगे? अब मुझे उतनी अच्छी बजानी नहीं आती, ठीक है ना, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। यस, ओके, ठीक ठीक ठीक। तो इसकी ना एक ऑनेस्टली इसकी एक नेचुरल आवाज़ है, ठीक है, और वो तभी निकलती है जब आप लोग का वो एक सर्टेन फेज होता जब है, आप वाकई में खुद को रिकग्नाइज करवाना चाह रहे हैं कहीं बैठ के, ठीक है ना, तो स्पेशल से निकलती है, वी कुड से दैट। तो जो प्रेशर आता है ना उस हाथों का, वो उस वक्त आता है। ठीक ठीक। तो ये बताएं महानूर, असली और नकली ख्वाजा सरा की पहचान कैसे होती है? आप देखें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ख्वाजा सरा का, नोशन है, और ये लोग खुद से भी इस चीज़ की तरफ इतना आ गए हैं कि अपने आप की जो क्रेडिबिलिटी होती है ख्वाजा सरा की, वो भी ख़राब खुद से कर देते हैं। बिल्कुल। व्हेन वी टॉक अबाउट बेगिंग, सिग्नल्स पर जब भीख मांग रहे होते हैं या बेगिंग कर रहे होते हैं या इस तरह की जो भी इनके एक सर्टेन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बिल्कुल। तो इस हवाले से बताइए। अच्छा, आई टोटली एग्री विद यू कि जी बिल्कुल, बीच में मिलावट हो गई है, ठीक है ना। अब मिलावट में ना सबसे बड़ा जो इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है ना कि भाई आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई सर्टिफाइड कोई भी आइडेंटिटी का तरीका नहीं है। कानून हमारा कहता है ये सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है, बट वो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के लिए हम ये तो मैंडेटरी करें ना कि जी आपके पास शनाख्त होनी चाहिए, एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आप देखें कि वो तमाम ख्वाजा सरा जो बैगरी कर रहे हैं या शारों पे हैं, एक तो उनके पहनावे से और हुलिये से पता चल जाएगा, इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है, और हमें भी पता चल जाता है। मैं भी अगर जा रही हूँ, ठीक है ना, और मैं रोक के अगर पूछूँ और उनसे सवाल करूँ कि आपका गुरु कौन है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। दे इमीडिएटली वैनिश, वो भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। पहली तो रिकग्निशन ये कि इस कल्चर सिस्टम ने एक बड़ी अच्छी रिकग्निशन दी है कि अगर कोई ख्वाजा सरा अपने आप को एज अ ख्वाजा सरा आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, तो वो तो किसी न किसी गुरु कल्चर के साथ बिलोंग करता होगा, तो वो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। जैसे मुझे पता है इस वक्त जो है पूरे पंजाब में 4 धड़े हैं मौजूद। उन 4 धड़ों में अगर कोई भी मुझसे कोई बात करके मैं फ़ौरन पकड़ लूँगी जी इनका गुरु कौन सा है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली आते हैं, क्लासेस भी होती हैं ख्वाजा सरा की। जी बिल्कुल, ठीक है। इसमें सिस्टम बनाया गया था ना, ठीक है, उनमें जो है ये धड़े जो हैं बनाए गए थे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है ये सारा सिस्टम चलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो महानूर चौधरी हैं ना? जी बिल्कुल। सो यू आर फीमेल ट्रांसजेंडर। यस। तो आपको कभी कोई पसंद आया हो या कभी आपने शादी का सोचा हो, तो क्या कॉन्सेप्ट है आपकी कम्युनिटी में शादी का? क्या कॉन्सेप्ट है? अगर हम कम्युनिटी की लेवल की बात करें, ठीक है, तो कम्युनिटी लेवल पे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने जितनी भी रिकग्निशन राइट बेस ली है ना वो कानून के ज़रिए है ना, क्योंकि वी आर लिविंग इन द कंट्री जहाँ पे जब तक कानून नहीं है तो आपको कोई बेसिक कानून अपने हक नहीं मिल सकते, ठीक है।
तो हमारा जो कानून है उसमें भी कंपेनियनशिप का राइट नहीं है। बट आने वाले वक्तों में हम बहुत सारी ऐसी ट्रांस जो उसको खुद को ट्रांस खातून आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है ना, या उस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, ठीक है ना, दे रियली वांट, हर किसी को एक सपोर्ट चाहिए होता है ना, एक सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रही हैं कि ऐसा कोई सिस्टम जो है वो हम करवा सकें थ्रू लॉ या थ्रू पॉलिसी प्रोसीजर्स, ठीक है। और ऑब्वियसली हर किसी का कोई ना कोई क्रश होता है, मेरा भी कोई ना कोई क्रश रहा होगा, ठीक है। पसंद आया आपको पहले कभी? जी, अर्ली स्टेज में मेरे रहे हैं 2 क्रश रहे हैं, ठीक है। और मैं लकी इसलिए हूँ कि आउट ऑफ दीज 2 क्रश जिसमें से एक जो है हम अभी तक दोस्त हैं, ठीक है, बट ऑल्दो के वी आर नॉट, वो आपकी कम्युनिटी से ही है? नहीं, ही इज़ फ्रॉम ऑब्वियसली, ठीक है, बीइंग अ रिकग्नाइज्ड ट्रांस फीमेल, ठीक है, मैं कैसे अट्रैक्ट हो सकती हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये बताएं ना कि ट्रांसजेंडर्स यूजुअली अट्रैक्ट होते हैं ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर को। जैसे अगर मैं खातून को खुद को आइडेंटिफाई करती हूँ ट्रांस, तो मैं किसी मर्द की तरफ अट्रैक्ट होंगी। और जो मर्द अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसजेंडर, तो वो औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट? ठीक। तो आपका कोई रिलेशनशिप या शादी का कोई इरादा? रिलेशनशिप तो ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जो है जो मेरा क्रश था, फिर हमारी दोस्ती छिड़ी, अब वो पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है। और तो हम ऑन एंड ऑफ हमारी बात होती है, तो ऐसा शादी का तो कोई अभी तक कोई कॉन्सेप्ट या इरादा नहीं है। लेकिन अभी तो आप मुझे कहते हो ऑफ द रिकॉर्ड कि कोई कह रहा था आपसे शादी का। ऑब्वियसली शादी के लिए तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, बिल्कुल, मुझे सोशल मीडिया पे लोग इनकार क्यों कर रही हैं? क्योंकि लीगली इस वक्त कोई आपके पास शिक मौजूद नहीं है कि मैं उस चीज़ को कर सकूं, ठीक है, परसू कर सकूं। जैसे कोई लीगल शिक आएगी तो फिर आई डेफिनेटली प्रॉपर स्वयंवर होगा। ओह नाइस, व्हाई नॉट। तो ये बताएं फ्यूचर गोल्स क्या हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं प्रैक्टिकल फ्यूचर गोल्स की बात करूं तो आई रियली वांट कि ट्रांस कम्युनिटी से कोई एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव तो पार्लियामेंट में ज़रूर जाके बैठे। वंडरफुल, ठीक है, और हम रिकग्नाइज करवाएं पूरी दुनिया में, ठीक है, कि यस। अच्छा, ये बताएं, कहा जाता है कि अगर ख्वाजा सरा मांगने आए और आप उसको कुछ नहीं देते तो वो बदवा दे के चला जाएगा, और उनकी बदवाएं बहुत लगती है। तो ज़रा इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बताएं कि क्या ये वाकई सच है या बस ये एक मिथ है और ऐसी तंग करने के लिए माशरे को एक कॉन्सेप्ट फैलाया हुआ है? अच्छा, मेरा ये मानना ये है कि अगर आप किसी की दिल आज़ारी करेंगे, ठीक है ना, और उस दिल आज़ारी में दिल से निकली हुई बददुआ चाहे किसी औरत ने दी है, चाहे किसी मर्द ने, जैसे ख्वाजा सरा ने, वो लगनी है जी, वो जाती है आज तक, ठीक है। लेकिन यूजुअली होता है ना कि ख्वाजा सरा ने एक बनाया हुआ होता है, नहीं, वो जो सिग्नल्स पे भीख मांग रहे होते हैं। हाँ, दैट कि वो तो एक है ना कि आप देंगे नहीं तो एक ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस हवाले से बताइए, क्योंकि आप इस कम्युनिटी के तो आप बेहतर बता सकते हैं। दैट इज एक्चुअली मिथ, ठीक है। मैं अक्सर इनकार कर देती हूँ, मैं अब इनफैक्ट इनकार क्या, मैं तो अक्सर अब ऐसा ही करती हूँ। मैं जो बैगरी कर रहे होते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि जी मेरा कार्ड रखो, ठीक है, अगर कोई स्किल सीखनी है, कोई स्टिचिंग सीखनी है, कोई पार्लर का कोर्स करना है, कोई काम करना है तो बताओ, काम करवा दूंगी, लेकिन भीख नहीं दूंगी। तो ये बताइए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में यूजुअली देखा जाता है कि इलीगल और कुछ ऐसी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ड्रग्स को अगर हम ले लेते हैं, इस तरह की और कोई एक्टिविटीज़, तो आप इस हवाले से क्या गाइड करेंगी और क्या एडवाइस करेंगी? अच्छा, एक तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इतनी ड्रग्स क्यों इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी तादाद में ट्रांस कम्युनिटी जो है उनको मोलेस्ट और सेक्सुअली वायलेट किया जा रहा है, और उसकी वजह से नाउ दे आर इन्वॉल्व इन सेक्स वर्क। वो सेक्स वर्क करने की वजह से जो उनकी क्लाइंटेल है वो उनको नशे पे लगा देती है, और वो जब नशे पे आपको लग जाते हैं तो इनके पास ऐसा कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं कि उससे बाहर आ सकें। हम लोगों ने जो है मेंटल हेल्थ सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं, उसके साथ साथ हम लोग रिहैब सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं अपनी कम्युनिटी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, और बज़ाहिर उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी जो एक्चुअली में इन ड्रग के स्मगलर्स हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं सप्लाई और सरेआम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को भी इसमें ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है कि हम मेन सप्लायर्स को पकड़ें, ताकि जो मार्जिनलाइज तबका है वो मज़ीद मार्जिनलाइज ना हो। और एम्पावर करने के लिए जब तक आपकी अपनी विलिंगनेस नहीं होगी, अगर कम्युनिटी ख़ुद से नशा नहीं छोड़ना चाह रही, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो पहले अपनी विलिंगनेस को इंश्योर करें कि जी आपने बाहर निकलना है, और ट्रस्ट मी कि आप लोग उससे बाहर निकलेंगे तो एक सेहतमंद और इज़्ज़तगार ज़िंदगी जो है वो आपकी मुंतज़िर है।